हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज की हमारे वीडियो में हम इकोनॉमी के कोर टॉपिक से संबंधित बहुत से इम्पॉर्टेंट चीज़ों को कवर करेंगे और उससे ही संबंधित जानेंगे कि भारत के संबंध में उसके वर्तमान में या करंट सिचुएशन में क्या सिनेरियो चल रहा है। चलिए तो अब टाइम ना वेस्ट करते हुए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हाल ही के आंकड़ों से पता चला है कि भारतीय इकोनॉमी में स्लोडाउन की स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो सबसे पहले जानते हैं कि स्लोडाउन क्या होता है। तो इकोनॉमिकल ग्रोथ से संबंधित 3 मुख्य टॉपिक होते हैं, जिसमें पहला आता है स्लोडाउन, जिसे अवमंदन या सुस्ती भी कहा जाता है। तो इस कंडीशन में किसी भी देश की जो जीडीपी ग्रोथ है वह बीते वर्षों की तुलना में धीरे धीरे कम होने लगती है। मतलब उस कंट्री की पॉजिटिवली जीडीपी ग्रो तो कर रही है, लेकिन अब देश की जीडीपी का ग्रोथ रेट धीरे धीरे कम होने लगा है। ये कंडीशन कहलाती है स्लोडाउन की कंडीशन। फिर अगला आता है रिसेशन, जिसे मंदी भी कहा जाता है। इस कंडीशन में किसी भी देश का जीडीपी घटने लगता है, मतलब उसमें नेगेटिव ग्रोथ होती है। और रिसेशन के बाद अगली कंडीशन आती है डिप्रेशन की, जिसे अवसाद कहा जाता है। इस स्थिति में अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट इतनी नीचे चली जाती है कि विभिन्न नीतिगत उपायों को अपनाकर भी उसे उभारना बहुत मुश्किल होता है। तो इस कंडीशन को डिप्रेशन कहा जाता है। अब इन कंडीशन को परिभाषाओं में देखें तो लगातार यदि 2 तिमाही तक जीडीपी की समृद्धि दर या ग्रोथ रेट नेगेटिव बनी रहती है तो इस कंडीशन को रिसेशन कहा जाता है, या फिर आजकल इसे ग्रोथ रिसेशन भी कहते हैं। अब आगे करंट अफेयर की बात करें तो एनएसओ या नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जीडीपी ग्रोथ रेट से संबंधित आंकड़ों को जारी करता है। और अभी की कंडीशन यह है कि त्रैमासिक वृद्धि दर के संदर्भ में भारत ने सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के स्थान को खो दिया है और अब यह स्थान चीन ने ग्रहण कर लिया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में 6 से 6.5% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। चलिए अब अगले टॉपिक में बात करते हैं मिडिल इनकम ट्रैप के बारे में। तो मिडिल इनकम ट्रैप कंट्रीज उन्हें कहा जाता है जिन देशों ने बहुत ही तेजी के साथ ग्रोथ रेट प्राप्त की और बहुत जल्द ही मध्यम आय वाले देश का दर्जा प्राप्त कर लिया। और इन मध्यम आय वाले देशों में $1,000 से $12,000 के मध्य प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद वाले देश आते हैं। अब इन देशों ने मध्यम आय वाले देश होने का दर्जा तो प्राप्त बहुत जल्दी कर लिया, लेकिन विकसित देशों के स्तर तक पहुंचने और उच्च आय स्तर वाले देशों का दर्जा प्राप्त करने के लिए इस आय सीमा को पार करने में सफल नहीं हो सके। तो ऐसी कंडीशन में उस देश को मिडिल इनकम ट्रैप में फंसा हुआ देश माना जाता है। और ऐसे देश विनिर्मित वस्तुओं के एक्सपोर्ट के मामले में कम आय और कम मजदूरी वाली अर्थव्यवस्थाओं और उच्च कौशल नवाचारों के मामले में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते हैं। अब आगे के टॉपिक्स में जानते हैं स्टैटिस्टिकल सिस्टम ऑफ इंडिया के बारे में, भारत के सांख्यिकी प्रणाली के बारे में, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के बारे में, एनएसओ। तो हाल ही में सरकार के द्वारा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्शी सर्वेक्षण कार्यालय एनएसएसओ एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत एक राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के गठन का निर्णय लिया गया है। अब बात करें एनएसओ के बारे में तो इसकी अध्यक्षता एक महानिदेशक द्वारा की जाएगी। यह अखिल भारतीय आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर नमूने सर्वेक्षण के संचालन के लिए उत्तरदायी होगा। मतलब मुख्य रूप से यह विभिन्न सामाजिक आर्थिक विषयों, उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण आदि पर देशव्यापी घरेलू सर्वेक्षण के माध्यम से यह डेटा एकत्रित करेगा। इस सर्वेक्षण के अतिरिक्त एनएसओ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की कीमतों के बारे में डेटा एकत्रित करेगा तथा संबंधित राज्य एजेंसियों की क्षेत्र गणना और विशाल फसल आकलन सर्वेक्षण की निगरानी के माध्यम से फसल के आंकड़ों में सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएगा। और इसके टोटल 4 डिवीजन्स हैं। पहला सर्वे डिज़ाइन एंड रिसर्च डिवीज़न, दूसरा फील्ड ऑपरेशंस डिवीज़न, तीसरा डाटा प्रोसेसिंग डिवीज़न और चौथा सर्वे कोऑर्डिनेशन डिवीज़न। चलिए अब आगे एनएसओ के बारे में जानने के बाद बात करते हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के बारे में, एनएससी। तो सरकार ने राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग विधेयक का मसौदा जारी किया है। चलिए तो जानते हैं कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग किस तरह के कार्य करेगा और होगा कैसा यह। तो एनएससी सांख्यिकी मामलों से संबंधित शीर्ष परामर्शदात्री निकाय होगा, लेकिन सरकार इसकी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होगी। और कोर सांख्यिकी के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व के आंकड़े जैसे जीडीपी, रोजगार
औद्योगिक और बजटीय संव्यवहार संबंधित आंकड़े सम्मिलित होते हैं और इसकी स्थापना वर्ष 2005 में रंगराजन समिति के अनुशंसाओं के आधार पर एक अधिसूचना द्वारा अंतरिम उपाय के रूप में की गई थी। अब इसकी संरचना की बात करें तो आयोग की संरचना कुछ इस तरह है। एक अंशकालीन अध्यक्ष होगा जो एक प्रख्यात सांख्यिकीविद या समाजशास्त्री होगा या पहले रहा होगा। इसके अलावा 4 अंशकालीन सदस्य आएंगे। इसके पदेन सदस्य के रूप में नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी और इसके सचिव के रूप में भारत के मुख्य सांख्यिकीविद आते हैं। चलिए, तो अब अगला टॉपिक है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मतलब जीएसटी। तो 1 जनवरी 2020 से नए डीलर्स के लिए आधार प्रमाणीकरण और भौतिक सत्यापन को अनिवार्य करने का फैसला किया गया है ताकि कदाचार की जांच की जा सके। अब वस्तु और सेवा कर या जीएसटी के बारे में बात करें तो यह डेस्टिनेशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स है। इसे अंतिम उपभोग बिंदु पर आरोपित किया जाता है और जीएसटी एक व्यापक कर है। इसके अंतर्गत उत्पाद शुल्क, वैट, सेवा कर और विलासिता कर जैसे 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस को इसमें समाहित कर लिया गया है। मतलब अब अलग अलग 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस ना लगाकर सरकार सिर्फ एक जीएसटी लगाती है। लेकिन कुछ ऐसे कर भी हैं या टैक्स भी हैं जो जीएसटी में नहीं आते, जैसे मूल सीमा शुल्क, एंटी डंपिंग ड्यूटी, पेट्रोल उत्पादों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क और मानव उपभोग के लिए अल्कोहल पर वैट तथा स्टाम्प ड्यूटी, संपत्ति कर और वृत्ति कर। ये सारे ऐसे टैक्स हैं जो जीएसटी के अंतर्गत नहीं आते और अलग से लिए जाते हैं। और वर्तमान में पेट्रोलियम उत्पाद, अल्कोहल, रियल एस्टेट और विद्युत को छोड़कर जीएसटी 5, 12, 18 और 28% के 4 स्लैब्स में लगाया जाता है। अब इससे ही रिलेटेड जीएसटी काउंसिल के बारे में जान लेते हैं। तो जीएसटी काउंसिल आर्टिकल 279 के क्लॉज ए के अनुसार संघ तथा राज्यों को जीएसटी से संबंधित मुद्दे पर अनुशंसा करने के लिए स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा की जाती है तथा अन्य सदस्यों में राजस्व या वित्त विभाग के केंद्रीय राज्य मंत्री तथा सभी राज्यों के वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री शामिल होते हैं। और जीएसटी परिषद में प्रत्येक निर्णय उपस्थित और मत करने वाले कम से कम 3/4 सदस्यों के बहुमत से लिया जाता है। और कुल मतों में केंद्र सरकार के कुल मतों का वेटेज 1/3 होता है और सभी राज्य सरकारों के मतों का वेटेज कुल मतों का 2/3 होता है। अब इस जीएसटी परिषद में केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में जो अभी 38वीं बैठक हुई है, उसके कुछ प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं कि राज्य द्वारा संचालित एवं राज्य अधिकृत लॉटरी पर 28% की एकल दर से जीएसटी आरोपित किया जाएगा। और अभी वर्तमान में व्यवस्था यह है कि राज्य द्वारा संचालित लॉटरी पर 12% और राज्य द्वारा अधिकृत तथा निजी संस्थानों द्वारा संचालित लॉटरी पर 28% की दर से जीएसटी लगता है। लेकिन अब दोनों ही तरह की लॉटरीज पर 28% का जीएसटी लगेगा। और पहली बार जीएसटी परिषद ने लॉटरी पर जीएसटी दर के संदर्भ में निर्णय के लिए मतदान के विकल्प का प्रयोग किया था। अब आगे जीएसटी से रिलेटेड कुछ टर्म्स की बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले बात आती है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बारे में। तो सामान्यतः जीएसटी का भुगतान वह करता है जो वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति कराता है, मतलब जो सर्विस प्रोवाइडर या आपूर्तिकर्ता होता है। लेकिन कुछ मामलों में कर के भुगतान करने का दायित्व खरीदार का होता है। इसे ही रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यवसाय किसी आपूर्तिकर्ता जो कि जीएसटी का भुगतान करने के लिए पंजीकृत नहीं होता और यदि उस आपूर्तिकर्ता से वह वस्तुओं और सेवाओं का क्रय करता है तो उस व्यवसायी को ही जीएसटी का भुगतान करना होता है। चलिए, जीएसटी से ही रिलेटेड ई वे बिल के बारे में बात करते हैं। तो इसमें जीएसटी व्यवस्था में 10 किलोमीटर से अधिक की दूरी में बिक्री करने के लिए 50,000 रुपये से अधिक मूल्य के माल के किसी भी कंसाइनमेंट को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने के लिए जो उस वाहन के मालिक होते हैं उन्हें जीएसटीएन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होता है और वहीं से माल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए ई वे बिल जारी कर दिया जाता है। यह बिल ट्रांसपोर्टर को अपने साथ ही रखना होता है। अब इसके बाद बात करते हैं कंपेंसेशन सेस या क्षतिपूर्ति उपकर के बारे में। तो इसे जीएसटी के कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व की हानि के लिए राज्यों के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में आरंभ किया गया था। राज्यों के वित्तीय वर्ष 2016 के कर राजस्व को इस 14% वृद्धि की गणना के लिए आधार वर्ष माना जाता है और यह जो क्षतिपूर्ति उपकर है यह भारत की संचित नीति में जमा किया जाता है और फिर इसे भारत की लोक लेखा में
स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां पर एक जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर कोष बनाया गया है। अब आगे बात करते हैं नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी के बारे में, राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण। तो इस एनएए का गठन सेंट्रल जीएसटी एक्ट 2017 की धारा 171 के तहत किया गया है और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कर की दर में कमी या इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उपभोगकर्ता को कीमतों में कमी लाकर प्राप्त कराया जाए। चलिए अब टैक्सेस से रिलेटेड इन्हीं टॉपिक्स में एक छोटा सा फैक्ट जानते हैं। तो कॉर्पोरेट टैक्स की दर में कटौती की गई है। घरेलू के साथ साथ विदेशी कंपनियों के आयकर अधिनियम के तहत कॉर्पोरेट टैक्स का भुगतान करने के लिए ये दोनों कंपनियां उत्तरदायी होती हैं। और घरेलू कंपनियों में ऐसी कंपनियां आती हैं जो भारत के कंपनी एक्ट के तहत पंजीकृत होती हैं, और ऐसी कंपनियां भी आती हैं जो विदेशों में पंजीकृत हैं लेकिन जिनका नियंत्रण और प्रबंधन भारत में स्थित इकाई के द्वारा होता है। तो घरेलू और विदेशी कंपनियों के संदर्भ में सरकार ने मौजूदा कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स की दर को 30% से घटाकर 22% कर दिया है और न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए 25% से घटाकर 15% कर दिया है। चलिए अब अगले टॉपिक में बात करते हैं लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के बारे में, मतलब उदारीकृत विप्रेषण योजना। इसे आरबीआई के द्वारा 2004 में आरंभ किया गया था, जिसके अंतर्गत कोई भी भारत में निवास करने वाला व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी अन्य देश में निवेश या व्यय के लिए निश्चित धनराशि को भारत से बाहर भेज सकता था। और इन विनियमों के अनुसार कोई भी व्यक्ति 2,50,000 अमेरिकी डॉलर तक की राशि मुक्त रूप से कॉलेज फीस के लिए, वित्तीय प्रतिभूतियों में निवेश के लिए, शेयरों एवं ऋण पत्रों आदि में निवेश के लिए आदि जैसे कार्यों के लिए विदेशों में 2,50,000 डॉलर तक की राशि भेज सकता है। चलिए अब अगले टॉपिक में जानते हैं कि बाई बैक टैक्स क्या होता है। तो बाय बैक टैक्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई कंपनी शेयर धारकों को जारी किए गए शेयरों की वापस खरीद या पुनर्खरीद करती है और इसके लिए शेयर धारकों को लाभांश भी दिया जाता है। लेकिन यह जो बायबैक ऑफर है यह ऑप्शनल होता है। जो भी शेयर होल्डर शेयर के बदले धन चाहते हैं वे अपने शेयरों की पुनर्खरीद कर सकते हैं। अब इसमें अपडेट यह है कि सरकार ने कंपनियों द्वारा शेयर की पुनर्खरीद पर 20% की दर से टैक्स आरोपित करने का प्रस्ताव रखा है। अभी वर्तमान में बायबैक टैक्स केवल गैर सूचीबद्ध कंपनियों पर लागू होता है। अब बात करते हैं विनिवेश या डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो सरकार द्वारा अपनी परिसंपत्तियों या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में अपनी हिस्सेदारी का विक्रय या समापन करना, इस प्रक्रिया को ही विनिवेश कहा जाता है। अब वित्त मंत्रालय के अंतर्गत निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग या डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, जिसे दीपम के नाम से जाना जाता है, तो यह दीपम विनिवेश के लिए एक प्रमुख एजेंसी है। और अभी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा रणनीतिक विनिवेश नीति को मंजूरी दी गई है, जिसके अंतर्गत वित्त मंत्रालय के दीपम को रणनीतिक हिस्सेदारी बिक्री के लिए नोडल विभाग बनाया है। और बजट 2020-21 में यह घोषणा की गई कि सरकार वर्ष 2019-20 के 65,000 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2020-21 में विनिवेश के माध्यम से 2,10,000 करोड़ रुपए तक का जुटाने का लक्ष्य रखती है। चलिए अब आगे के टॉपिक्स में हम बात करेंगे बैंकिंग और मौद्रिक नीतियों के बारे में। अब बैंकिंग रिफॉर्म्स के बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो वर्ष 2019 में पब्लिक सेक्टर बैंक्स भारत की बैंकिंग प्रणाली के लगभग 80% गैर निष्पादित परिसंपत्तियों या एनपीएस के लिए उत्तरदायी थे और पब्लिक सेक्टर बैंक का सकल एनपीए उनके सकल अग्रिमों का 11.59% था। चलिए तब आगे इसी बारे में बात करते हैं कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स और इनसे संबंधित समस्याएं क्या होती हैं। इसमें सबसे पहले आता है स्ट्रेस्ड एसेट्स या दबावग्रस्त संपत्तियां, और स्ट्रेस्ड एसेट्स के अंतर्गत ही एनपीए, पुनर्गठित ऋण और अपलिखित परिसंपत्तियां या रिटर्न ऑफ एसेट्स सम्मिलित होते हैं। अब इन्हें एक एक करके जानते हैं। तो देखें कि पुनर्गठित ऋण या रीस्ट्रक्चर्ड लोन क्या होता है। तो ये ऐसी परिसंपत्तियां या लोन होते हैं जिनका पुनर्भुगतान की अवधि में वृद्धि करके, ब्याज कम करके या फिर इक्विटी में परिवर्तन करके इन्हें रीस्ट्रक्चर किया जाता है। इसके बाद अगला है रिटर्न ऑफ एसेट्स या अपलिखित परिसंपत्तियां। तो ऐसी परिसंपत्तियां या लोन जिनकी गणना बकाया राशि के रूप में नहीं की जाती, लेकिन शाखा स्तर पर वसूली के प्रयास जारी रहते हैं
और यह कार्य बैंकों द्वारा अपनी बैलेंस बुक में सुधार करने के लिए किया जाता है। इसके बाद स्ट्रेस्ड असेट में अगला आता है नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। तो एनपीएस ऐसे लोन होते हैं जिनके मूलधन या ब्याज का भुगतान 90 या उससे अधिक दिनों से बकाया होता है, और कृषि संबंधित गतिविधियों में ऋण के मामले में यदि अल्प अवधि की फसलों में ब्याज का भुगतान 2 फसल मौसम तक नहीं किया गया हो और लंबी अवधि की फसलों में ब्याज का भुगतान 1 फसल मौसम तक नहीं किया गया हो, तो इसे अलग अलग रूप में एनपीए के रूप में मान लिया जाता है। और बैंकों द्वारा एनपीएस को 3 रूपों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला, अवमानक परिसंपत्तियां या सब स्टैंडर्ड असेट्स। ऐसी परिसंपत्तियां जो 12 महीने या उससे कम अवधि के लिए एनपीए बनी रहती हैं, वे सब स्टैंडर्ड असेट्स कहलाती हैं। इसके बाद दूसरा आता है संदिग्ध परिसंपत्तियां या डाउटफुल असेट्स। ये परिसंपत्तियां 12 महीने की अवधि के लिए अवमानक श्रेणी में बनी रहती हैं। इसके बाद आता है हानि परिसंपत्तियां या लॉस असेट्स। तो इन परिसंपत्तियों को अनकलेक्टिबल या इतने निम्न मूल्य का समझा जाता है कि इन्हें बैंक ग्राह्य परिसंपत्तियों के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, हालांकि इसका कुछ निस्तारण या पुनर्प्राप्ति योग्य मूल्य हो सकता है। चलिए, तो ये थी बातें एनपीए के बारे में। अब बैंकिंग सुधारों की दिशा में उठाए गए कुछ कदमों की बात कर लेते हैं जो सरकार के प्रयास हैं, जिसमें पहला आता है पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम या आंशिक ऋण गारंटी योजना। इसके अंतर्गत वित्तीय दृष्टि से सुदृढ़ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों या हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनियों से हाई रेटिंग वाली संयोजित परिसंपत्तियों की खरीद के लिए पब्लिक सेक्टर बैंक्स को भारत सरकार की ओर से आंशिक ऋण गारंटी की पेशकश की जाएगी। और यह स्कीम एनबीएफसीज तथा हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को अपने असेट और लायबिलिटीज में संतुलन बनाने में मदद करेगी। अब इसके बाद सरकार का दूसरा प्रयास आता है ईज 3.0। इसका फुल फॉर्म है एनहेंस्ड एक्सेस एंड सर्विसेज एक्सीलेंस 3.0। यह एक सुधार एजेंडा है जिसका उद्देश्य सभी ग्राहकों के बैंकिंग के अनुभवों को सुगम या इजी बनाना है। और यह स्मार्ट और टेक्नोलॉजी से लैस सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग, जैसे घर के दरवाजे पर ऋण की सुविधा देने के लिए डायल ए लोन, पाम बैंकिंग आदि प्रदान करना है। अब आगे एनपीएस के लिए सरकार का अगला प्रयास है दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता अधिनियम 2019। तो इस संशोधन के तहत पूर्ववर्ती प्रबंधन या प्रमोटरों के द्वारा किए गए अपराधों के लिए सफल दिवाला समाधान आवेदक पर कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी। चलिए, अब यहाँ तक तो हमने जाना एनपीए के लिए सरकार के क्या प्रयास थे। अब बात करते हैं कि एनपीए से निपटने के लिए आरबीआई ने क्या क्या किया। तो आरबीआई ने 2002 में प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन प्लान फ्रेमवर्क लाया, जिसके तहत कुछ मामलों में चूक होने पर कोई भी बैंक जोखिमग्रस्त हो जाता है, जिनमें आते हैं कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, नेवल एनपीए, रिटर्न ऑन असेट्स और टीयर 1 लीवरेज अनुपात। तो आरबीआई ने बैंकों को लीवरेज अनुपात में छूट प्रदान की है। और लीवरेज अनुपात में कटौती से मतलब है कि बैंक एक ही पूंजी आधार पर अधिक उधार प्रदान कर सकता है। अब इसके अलावा आरबीआई ने घरेलू बैंकों को वन टाइम सेटलमेंट अभ्यासों के भाग के रूप में विदेशी निवेशकों को मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में अपने बैड लोन्स के सीधे विक्रय की अनुमति प्रदान की है। इसके बाद आरबीआई का अगला कदम आता है प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क फॉर रिजोल्यूशन ऑफ द स्ट्रेस्ड असेट्स। इसके तहत आरबीआई ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता का उपयोग करने अथवा ऋणदाताओं को डिफॉल्टर्स पर बैंकरप्सी कोर्ट में कार्यवाही करने के लिए स्वैच्छिक बना दिया है। अब आगे आरबीआई ने परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों एआरसीज को अपने प्रयोजकों और ऋणदाताओं से वित्तीय संपत्ति खरीदने से प्रतिबंधित कर दिया है। और ये जो परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां होती हैं, ये एक विशेष प्रकार के वित्तीय संस्था है और ये बैंक के जो ऋण होते हैं उसे एक सहमति के मूल्य पर खरीद लेते हैं और बाद में ऐसे लोन्स को या संबंधित प्रतिभूतियों को खुद ही प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ये कंपनियां आरबीआई के साथ पंजीकृत होती हैं और इन्हें सारफेसी एक्ट 2002 के तहत विनियमित किया जाता है। अब आगे आरबीआई ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए भी गाइडलाइंस जारी की हैं। तो इसमें अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के सुपरविजरी एक्शन फ्रेमवर्क को संशोधित किया गया है, जिसके अंतर्गत 3 मापदंडों में खराब स्थिति होने पर प्रतिबंधों का इन्हें सामना करना पड़ सकता है, जैसे नेट नॉन परफॉर्मिंग असेट
यदि नेट एडवांसेस से 6% से अधिक हो जाता है, या फिर लगातार 2 वित्तीय वर्षों में घाटा या उनके बैलेंस शीट में समग्र हानि होती है, या इसके अलावा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के 9% से नीचे आने पर आरबीआई इन पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। इनके अलावा आरबीआई ने 500 करोड़ या उससे अधिक की कुल परिसंपत्ति वाले सभी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को यह निर्देश दिया है कि यदि उनका सकल जोखिम 5 करोड़ रुपए या उससे अधिक है तो वे अपने उन सभी उधारकर्ताओं की क्रेडिट सूचना आरबीआई के सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स को प्रदान करेंगे। चलिए अब आगे के टॉपिक में देखते हैं बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS। तो वर्ष 1930 में BIS को स्थापित किया गया। यह 60 अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के स्वामित्व वाला एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका प्रमुख कार्य है मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता के अनुपालन के संदर्भ में केंद्रीय बैंकों की सहायता करना और इन क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और केंद्रीय बैंकों के लिए एक बैंक के रूप में कार्य करना। इसका मुख्यालय बेसल स्विट्जरलैंड में है और यह अपनी बैठकों, कार्यक्रमों और बेसल प्रक्रियाओं के माध्यम से अपना कार्य करता है और यह बैंकिंग वित्तीय स्थिरता का अनुसरण करने वाले अंतर्राष्ट्रीय समूहों की मेजबानी करता है और उनकी सहभागिता को सुविधाजनक बनाता है। अब इसके बाद अगला टॉपिक इसी से रिलेटेड है, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन BCBS, बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति। तो यह वर्ष 1974 में बैंकिंग विनियमों से संबंधित मानकों के विकास करने के लिए गठित एक अंतर्राष्ट्रीय समिति है। इसमें टोटल 27 देश और यूरोपियन यूनियन के केंद्रीय बैंक सम्मिलित होते हैं और इसी के द्वारा बेसल एकॉर्ड या बेसल समझौते के रूप में ज्ञान नीतिगत अनुशंसाओं की एक श्रृंखला विकसित की गई है। इस समझौते में आर्थिक संकट के समय बैंकों को ऋण चुकाने में सक्षम बनाने के लिए न्यूनतम पूंजी को बनाए रखने की अनुशंसा की गई है और आरबीआई के द्वारा भारत में कार्यरत बैंकों के लिए बेसल 3 सुधारों के आधार पर दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। भारत में 1 अप्रैल 2013 से बेसल 3 पूंजी विनियम को कई चरणों में लागू किया गया और इसे पूर्ण रूप से 31 मार्च 2019 को लागू किया जाना था। और इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण बेसल मानकों के अंतर्गत न्यूनतम सामान्य इक्विटी पूंजी अनुपात, काउंटर साइकिल कैपिटल बफर फ्रेमवर्क, मिनिमम टियर 1 कैपिटल, न्यूनतम कुल पूंजी, घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंकों की आवश्यकताएं आदि सम्मिलित होते हैं। चलिए अब आगे जानते हैं कि बैंकों की पूंजी की श्रेणियां कितनी प्रकार की होती हैं, मतलब टियर ऑफ बैंक कैपिटल्स के बारे में जानते हैं। तो इसमें सबसे पहले टियर 1 पूंजी या कोर पूंजी की बात करते हैं। तो टियर 1 कैपिटल में SLR के रूप में रखा गया धन, नकदी और शेयर पूंजी तथा जमानती ऋण या सिक्योर्ड लोन शामिल होते हैं और पूंजी पर्याप्तता अनुपात CAR का कम से कम 6% भाग टियर 1 पूंजी का होना चाहिए और यह कैपिटल बैंकों को अपने व्यावसायिक परिचालनों को बंद किए बिना उनके घाटे को समायोजित कर सकती है। अब इसके बाद बात करते हैं टियर 2 कैपिटल या अनुपूरक पूंजी की। तो इसमें कर आय, बैंकों के रिटेल अर्निंग्स या खुदरा आय, बॉन्ड या हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स और गैर जमानती ऋण जिनका भुगतान किया जा रहा हो के रूप में पूंजी सम्मिलित होती है। अब इसके बाद आता है टियर 3 कैपिटल। तो इसमें नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, गौण ऋण जिनका भुगतान ना किया जा रहा हो और तुलंत पत्र या बैलेंस शीट के अघोषित रिजर्व्स सम्मिलित होते हैं। चलिए तो अब इन कैपिटल्स के बारे में जानने के बाद बात करते हैं कि इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट क्या होता है। तो सुनील मेहता समिति के द्वारा इसके माध्यम से बैंकों के स्ट्रेस्ड असेट्स के समाधान के लिए यहाँ ध्यान केंद्रित किया गया है। इसमें इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट उन ऋण खातों के समाधान के उद्देश्य से होता है जिसका आकार 50 करोड़ रुपए या उससे अधिक होता है और इतने बड़े अमाउंट में लोन एक से अधिक बैंक मिलकर किसी एक कंज्यूमर को प्रोवाइड करते हैं और यदि उसमें NPA की समस्या बनती है तो उसके समाधान के लिए सशक्त योजना के तहत इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट सामने लाया गया है। चलिए अब आगे बात करते हैं बैंक बोर्ड ब्यूरो के बारे में। तो इसे फरवरी 2016 में एक स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किया गया था जो कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रशासन में सुधार के लिए RBI द्वारा नियुक्त PJ नायक समिति की अनुशंसाओं पर आधारित है। इसका व्यापक एजेंडा राज्य के स्वामित्व वाले उधारदाताओं मतलब बैंकों के प्रशासन में सुधार करना है।
और यह शीर्ष स्तर पर बैंकों की नियुक्ति में परामर्श देगा और पूंजी जुटाने तथा बैड लोन से निपटने की रणनीति के मामले में भी बैंक्स को सहायता प्रदान करेगा। लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए बहुत तेज़ी से अब डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं MCLR, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट के बारे में। तो यह बैंक की वह न्यूनतम ब्याज दर है, मतलब वह मिनिमम इंटरेस्ट रेट है जिसके नीचे या जिससे कम कोई भी बैंक लोन प्रोवाइड नहीं कर सकता। इसकी गणना 4 घटकों के आधार पर की जाती है। पहला सीमांत निधि लागत, दूसरा कैश रिजर्व रेशियो पर जीरो रिटर्न, तीसरा ऑपरेशनल कॉस्ट और चौथा टेन्योर प्रीमियम। अब अगला टॉपिक लेते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन RBI एक्ट 1934 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मुद्रास्फीति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न नीतिगत ब्याज दरों को निर्धारित करने के लिए किया गया था। समिति में 6 सदस्य होते हैं, जिसमें RBI के गवर्नर सहित 3 अधिकारी RBI से और भारत सरकार द्वारा नामित 3 बाहरी सदस्य शामिल होते हैं। और इसी के अंतर्गत आता है इन्फ्लेशन टारगेटिंग। तो यह एक मौद्रिक नीति है जहां एक केंद्रीय बैंक मध्यम अवधि के लिए मुद्रास्फीति दर के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य का अनुपालन करता है और जनता के लिए एक मुद्रास्फीति के लक्ष्य की घोषणा करता है। और भारत सरकार ने ±2% के बैंड के साथ 4% की मध्यम अवधि के मुद्रास्फीति लक्ष्य को अधिसूचित किया है। चलिए अब जानते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के बारे में। तो यह कंपनी एक्ट 1956 के तहत पंजीकृत होती हैं और NBFCs ऐसी वित्तीय संस्थाएं होती हैं जो कुछ बैंकिंग सेवाएं प्रदान करती हैं लेकिन उनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता। NBFCs के पंजीकरण के लिए उनके पास मिनिमम नेट ओन्ड फंड 200 लाख होना चाहिए। और NBFCs के मुख्य कार्य उधार देना, विभिन्न प्रकार के शेयरों, प्रतिभूतियों, बीमा कारोबारों और चिट फंड से संबंधित कार्यों में निवेश करना आदि होते हैं। लेकिन ये NBFCs बैंकों की तरह मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकती, भुगतान और निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं बन सकती और ना ही चेक जारी कर सकती हैं। ये NBFCs जमा, बीमा और ऋण गारंटी निगम की बीमा सुविधाएं आदि भी प्रोवाइड नहीं करती हैं। और NBFCs कृषि गतिविधियों, औद्योगिक गतिविधियों और किसी प्रकार की वस्तुओं की खरीद बिक्री अथवा कोई भी सेवा प्रदान करने या अचल संपत्तियों की बिक्री, खरीद या उसके निर्माण करने जैसे कोई भी मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियल कार्य नहीं करती हैं। कुछ NBFCs के उदाहरण हैं हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां, मर्चेंट बैंकिंग कंपनियां, स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक ब्रोकिंग या शेयर सट्टेबाजी में लगी कंपनियां, वेंचर कैपिटल फंड कंपनियां, निधि कंपनियां, बीमा कंपनियां और चिट फंड कंपनियां। ये सभी NBFCs के उदाहरण हैं। अब आगे बात करते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। तो इन बैंकों का कार्य स्मॉल डिपॉजिट लेना और ऋण वितरित करना, उन लोगों को उधार देना जिनको आमतौर पर वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उधार नहीं मिल पाता है, जैसे छोटे किसान, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लेबर्स, छोटे व्यावसायिक इकाइयाँ और MSME आदि शामिल होते हैं। इसके अलावा स्मॉल फाइनेंस बैंक उच्च तकनीकी और कम लागत वाले व्यवसाय को भी ऋण प्रोवाइड करते हैं और इसमें भी अधिकतम लोन में पूंजीगत धन का 10% सिंगल उधारकर्ता को और 15% समूह को वितरित करना होता है। अब इसके कार्यों के अलावा ये भी जान लेते हैं कि बड़े बैंकों की तरह स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या क्या कार्य नहीं कर सकते। तो ये बड़े निगमों और समूह को उधार नहीं दे सकते, पहले 5 वर्षों के लिए RBI की मंजूरी के बिना शाखाएं नहीं खोल सकते और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज की गतिविधियों को करने के लिए सहायक कंपनियों की स्थापना नहीं कर सकते और इनका बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस भी नहीं हो सकता। तो ये कार्य स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा नहीं किए जा सकते हैं। अब यदि किसी बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक बनना है तो उसके लिए न्यूनतम भुगतान पूंजी 100 करोड़ रुपए होगी और जो पूंजी पर्याप्तता अनुपात होगा वो रिस्क वेटेड एसेट का 15% होना चाहिए और न्यूनतम 50% ऋण 25 लाख रुपए तक होना चाहिए और प्राथमिकता क्षेत्र कुल नेट बैंकिंग क्रेडिट का, मतलब जो टोटल उन्होंने उधार दिया है उसका 75% भाग इन प्राथमिकता क्षेत्रों में देना ज़रूरी है। और ये अपनी 25% शाखाओं का विकास उन क्षेत्रों में करेंगे जहां पर अभी भी बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। और ये बैंक्स ग्राहकों को विदेशी मुद्रा का विक्रय, म्यूचुअल फंड, बीमा, पेंशन आदि के विक्रय या संबंधित सेवाएं प्रदान करते हैं और RBI की पूर्व अनुमति के बाद पूर्ण बैंक के रूप में परिवर्तित हो सकते हैं।
चलिए अब अगले टॉपिक में जानते हैं कि पेमेंट बैंक क्या होते हैं। तो पेमेंट बैंक छोटे पैमाने पर बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, जैसे इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा प्रदान करना, म्यूचुअल फंड, बीमा, पेंशन आदि संबंधी सेवाएं प्रदान करना, ग्राहकों को बिल भुगतान की सुविधा प्रदान करना, एटीएम और बिजनेस करस्पॉन्डेंस की सुविधा प्रदान करना, और ये किसी अन्य बैंक के बिजनेस करस्पॉन्डेंस के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कार्य भी हैं जो पेमेंट बैंक नहीं करते, जैसे क्रेडिट कार्ड जारी करना, ऋण वृद्धि करना, सीमा पार प्रेषण का लेन देन और एनआरआई की जमा स्वीकार करना। ये सभी पेमेंट बैंक नहीं कर सकते। अब एक पेमेंट बैंक होने के लिए शर्तें कुछ इस प्रकार हैं कि 100 करोड़ रुपए की न्यूनतम पूंजी होनी चाहिए, जमा राशि का 75% भाग सरकारी बॉन्ड के रूप में रखना अनिवार्य है, जमा राशि का 25% अन्य बैंकों में रखना अनिवार्य है और इनमें 26% का निवेश भारतीयों द्वारा किया गया हो, और जब इसकी नेटवर्थ 500 करोड़ रुपए से अधिक हो तो इसे सूचीबद्ध होना आवश्यक होता है। और इसमें भी 25% शाखाओं का विकास ये ऐसे क्षेत्रों में करेंगी जहां पर अभी भी बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। पेमेंट बैंक पूर्णतः प्रौद्योगिकी और नेटवर्क के द्वारा संचालित होते हैं और यह एक खाते में अधिकतम 1 लाख रुपए तक की जमा स्वीकार कर सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। तो डेवलपमेंट बैंक दीर्घकालिक लोन प्रोवाइड करते हैं निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को या संस्थानों को। ये एक प्रकार के ऐसे बैंक हैं जिन्हें मुख्यतः इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ग्रोथ के लिए इस्टेब्लिश किया गया है। और इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारत का पहला डेवलपमेंट बैंक है। इसकी स्थापना बड़े स्तर के और मध्यम स्तर के उद्योगों को फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करने के लिए 1948 में की गई थी। वर्ष 1991 के पश्चात वित्तीय क्षेत्र में सुधारों के संबंध में गठित नरसिम्हा समिति की रिपोर्ट के बाद विकास वित्त संस्थाओं या डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को समाप्त करके इन्हें कॉमर्शियल बैंक्स के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। अब बात करते हैं डिजिटल पेमेंट के बारे में। तो हाल ही में आरबीआई ने एनईएफटी और आरटीजीएस के माध्यम से भुगतान पर जो शुल्क लगता था उसे समाप्त कर दिया है। साथ ही बैंकों को इसका लाभ ग्राहकों तक पहुंचाने की बात कही है। इसके अलावा आरबीआई के द्वारा रुपए और यूपीआई के माध्यम से भुगतान पर आरोपित होने वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट, मतलब यदि कोई ग्राहक किसी व्यापारी को डिजिटल भुगतान करता है तो उसके लिए जो बैंकों के द्वारा शुल्क लिया जाता है वही मर्चेंट डिस्काउंट रेट होता है। तो इसे भी आरबीआई ने रुपए और यूपीआई के माध्यम से भुगतान पर समाप्त कर दिया है। और इसके अलावा 50 करोड़ या उससे अधिक के वार्षिक कारोबार वाली सभी व्यावसायिक कंपनियों को रुपए या यूपीआई मोड के तहत ग्राहकों को भुगतान की सुविधा प्रदान करना अनिवार्य किया गया है। और ये जो रुपए और यूपीआई है ये दोनों नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के ही उत्पाद हैं। और रुपए भारत का प्रथम घरेलू डेबिट और क्रेडिट कार्ड भुगतान नेटवर्क है, तो वहीं यूपीआई मोबाइल प्लेटफॉर्म के माध्यम से विभिन्न बैंक खातों के मध्य तत्काल राशि स्थानांतरित करने के लिए एक वास्तविक समय आधारित भुगतान प्रणाली है। और बात करें नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की, तो भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणालियों के संचालन के लिए यह एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के प्रावधानों के अंतर्गत आरबीआई और भारतीय बैंक संघ की एक पहल है। चलिए तो अब इसके बाद डिजिटल पेमेंट के अलग अलग जो मोड होते हैं उन्हें जानते हैं, जिसमें एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस आते हैं। इसमें सबसे पहले देखते हैं एनईएफटी या नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र क्या होता है। तो एनईएफटी को आरबीआई ने इंट्रोड्यूस करवाया था। इसमें फ़ंड ट्रांसफ़र हर आधे घंटे के बैच में होता है। न्यूनतम हस्तांतरण की कोई सीमा नहीं है। मिनिमम 1 रुपये से लेकर और अधिकतम जितना भी चाहें उतना फ़ंड का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और एक बार ट्रांसफ़र में मैक्सिमम 50,000 रुपये ट्रांसफ़र हो सकते हैं और इसी तरह बहुत से ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। और ये ट्रांसफ़र लगभग 2 घंटे की अवधि में कंप्लीट हो जाता है। एनईएफटी की सेवा 24/7 उपलब्ध होती है। यह ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यमों से की जा सकती है। अब आगे बात करते हैं आरटीजीएस के बारे में, जो है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसे भी आरबीआई ने ही इंट्रोड्यूस कराया था और ये 1-on-1 सेटलमेंट के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। इसमें मिनिमम 2 लाख रुपए और अधिकतम जितना आप चाहें उतना ट्रांसफ़र कर सकते हैं और तत्काल ही इसका फ़ंड ट्रांसफ़र हो जाता है। और यह सुविधा शाम 6 बजे तक सप्ताह के कुछ ही दिनों में उपलब्ध होती है। यह भी ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यमों से की जा सकती है। अब आगे बात करते हैं आईएमपीएस या इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज के बारे में।
तो इसको NPCI ने इंट्रोड्यूस करवाया था और यह भी 1-on-1 सेटलमेंट के थ्रू ही फ़ंड ट्रांसफ़र करता है। इसमें मिनिमम 1 रुपये से लेकर अधिकतम 2 लाख रुपए तक ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं और इसका ट्रांसफ़र भी तत्काल होता है। यह सुविधा भी 24/7 ऑनलाइन माध्यम में उपलब्ध होती है। चलिए अब इसके बाद अगला टॉपिक आता है भारत बिल पेमेंट सिस्टम, भारत बिल भुगतान प्रणाली। तो यह एक NPCI द्वारा विनियमित एकल बिंदु भुगतान मंच है जो देश भर के ग्राहकों को एक अंतः प्रचालनीय और सुगम्य कभी भी कहीं भी बिल भुगतान की सेवा प्रदान करता है। और इस BBPS के माध्यम से नकद, चेक हस्तांतरण और इलेक्ट्रिक मोड के प्रयोग के द्वारा बिल का भुगतान किया जा सकता है और ग्राहकों के लिए इन लेन देन का संचालन परिचालन इकाइयों के रूप में कार्य करने वाले बिल एग्रीगेटर या फिर बैंक करते हैं। चलिए अब अगला टॉपिक आता है डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो यह भारत में डेटा संरक्षण पर आधारित एक गैर लाभकारी औद्योगिक निकाय है जिसकी स्थापना NASSCOM द्वारा की गई है और डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने ही देशव्यापी जागरूकता के लिए डिजिटल भुगतान अभियान प्रारंभ करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा गूगल इंडिया के साथ समझौता किया है। यह डिजिटल भुगतान करने के लाभों के संबंध में अंतिम उपयोगकर्ताओं को शिक्षित करेगा और उन्हें सुरक्षा और बचाव की सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करेगा और इसे 7 भाषाओं में आरंभ किया जाएगा। अब आगे बात करते हैं एक्सेप्टेंस डेवलपमेंट फंड ADF के बारे में। तो हाल ही में RBI ने भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल लेन देन के लिए भुगतान नेटवर्क में सुधार के लिए एक्सेप्टेंस डेवलपमेंट फंड या ADF की स्थापना की है। यह एक बैंक प्रायोजित विकास निधि के रूप में भारत के केवल छोटे शहरों या गाँवों में और उसमें भी विशेष रूप से Tier 3 और Tier 4 केंद्र में बुनियादी भुगतान ढांचे में सुधार करने के लिए प्रचलित किया जाएगा, जहां अधिकांश दैनिक लेन देन नकद में संपन्न होते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं मनी ऐप के बारे में, जो है मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। तो यह RBI के द्वारा भारतीय मौद्रिक नोटों की पहचान के लिए दृष्टिबाधित व्यक्तियों की सहायता करेगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंसोर्टियम लैंडिंग के बारे में जान लेते हैं। तो कंसोर्टियम लैंडिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कई बैंकों के द्वारा सामान्य मूल्यांकन या आपसी समझौते के आधार पर किसी उधारकर्ता को ऋण प्रदान किया जाता है। मतलब किसी एक बड़े उधारकर्ता को बहुत से बैंक मिलकर आपसी समझौते से ऋण प्रोवाइड करते हैं। अब इस कंसोर्टियम लैंडिंग में प्रायः ऋण मूल्यांकन प्रक्रिया के कारण बहुत विलंब होता है, क्योंकि बैंक एक निश्चित समय के अंतर्गत डेटा का परस्पर आदान प्रदान करने में अक्षम होते हैं, जिससे उधारकर्ता को ऋण प्राप्त करने में देरी होती है और यह NPA की वृद्धि में एक बहुत बड़ा कारण भी सिद्ध हुआ है। अब आगे बात करते हैं लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के बारे में। तो LOU एक प्रकार की बैंक की गारंटी होती है जिसके तहत एक बैंक अपने ग्राहक को किसी अन्य भारतीय बैंक की विदेशी शाखा से शॉर्ट टर्म लोन लेने की अनुमति प्रदान कर सकता है और यह जो PNB घोटाला हुआ है यह भी LOU से ही संबंधित है। अब बात करते हैं ई-विक्रय के बारे में। तो यह एक ई-नीलामी मंच है जो ई-नीलामी के लिए संपत्तियों की जानकारी के लिए सिंगल विंडो पहुंच के साथ साथ सभी पब्लिक सेक्टर बैंक की ई-नीलामी साइटों पर समान संपत्तियों के मध्य तुलना करने की सुविधा प्रदान करता है। इसे हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। चलिए तो अब तक के टॉपिक में हमने बैंकिंग से रिलेटेड बहुत से तथ्यों को डिस्कस किया है। आज का वीडियो बस इतना ही रखते हैं। जब अगले वीडियो में मिलेंगे तो वित्तीय बाजार के बारे में बातें करेंगे और इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ कोर टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। तो यदि यह लेक्चर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।